नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो चुनावी जंग इस वक्त चल रही है, उसमें किस तरह की बातचीत, किस तरह की जुबान का इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से बड़े नेता हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो भाषा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है और कहा है कि वो उस पर रोक लगाएं। जिस तरह के शब्दों का मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपत्तिजनक हैं और इस मामले में जो चुनाव में प्रचार में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, बात उन मुद्दों से ज्यादा आगे बढ़कर पहले बुलडोजर तक थी और अब बुलडोजर के बाद उसमें कंप्यूटर भी शामिल हो गए कि उत्तर प्रदेश की जो चुनावी लड़ाई है वो मशीनों और यंत्रों तक पहुंच गई है और जमीनी मुद्दे कहीं उसमें तिरोहित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उन पर यह आरोप था कि उन्होंने कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जिसमें कुछ लोगों को उनके पक्ष में वोट देने, धमकी देने की बात कही गई थी। इस ये जो सोशल मीडिया में जब ये वायरल हुआ, इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार अपनी सभाओं में 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल दी जाएगी, गर्मी ठंडी कर दी जाएगी और इस तरह के उन्होंने बयान देने शुरू किए। अब बुलडोजर का इस्तेमाल वो पहले भी कर रहे थे और बुलडोजर का इस्तेमाल उन्होंने उसके बाद भी किया। अब समाजवादी पार्टी ने उनके इस बयान पर अपनी आपत्ति जताई है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो मुख्यमंत्री का गर्मी ठंडी कर देने वाला बयान है उस पर एक कटाक्ष किया है। मंत्री हैं कंप्रेशर हुई हैं जो गर्मी ठंडी करेंगे, जो कंप्रेसर का इस्तेमाल गर्मी को ठंडा करने के लिए होता है। तो इस तरह से जो बयानों का जो एक वार किया जा रहा है, वो वार किस तरह से उत्तर प्रदेश के जो असली मुद्दे हैं उनको कहीं पीछे रख रहा है और क्या इस तरह के जो वार हैं, इस तरह के शब्द हैं, इस तरह की भाषा है, इसका इस्तेमाल चुनाव में किया जाना चाहिए और क्या समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अपनी भेजी है मुख्यमंत्री की भाषा पर रोक लगाने के लिए, उस पर चुनाव आयोग अपनी तरफ से कुछ संज्ञान लेगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विवेक श्रीवास्तव और थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा। बातचीत की शुरुआत में शरद जी आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरह से ये लगातार बिल्कुल तकनीकी भाषा में इस्तेमाल किया जाने लगा है चुनाव में, आप किस तरह से इसको देखते हैं और इसका आपको क्या कुछ आपत्तिजनक आपको लगता है? देखिए, भाषा तकनीकी हो सकती है लेकिन उसका जो तात्पर्य है वो पूरा जो धमकी भरा है दोनों तरफ से। एक तरफ से कि साहब अगर वोट नहीं दिया तो हम देख लेंगे, और दूसरी तरफ फिर उसके जवाब में मुख्यमंत्री की अच्छा बहुत गर्मी दिखा रहे हो तो अब तुम्हारी गर्मी निकाल देंगे। तरीके का डिस्कोर्स इतना गिर जाएगा ये स्तर, ये हमने कभी सोचा नहीं था। ये ठीक है, धमकीबाजी होती है चुनाव में, लेकिन एक मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री। ब्रजेश जी, आप बहुत सारे इलाकों में इस बीच घूमे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? देखिए, नैतिक रूप से और लोकतांत्रिक रूप से शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि चुनाव इसी दिशा में बढ़ते हैं, चुनाव इसी दिशा में आगे रहते हैं, इसी शब्दों का प्रयोग करते हैं लोग और इस तरह चुनाव को अपने वर्कर को गर्म किया जाता है। इस आप मैदान में उतरिए, ललकारने वाली भाषा का इस्तेमाल होने लगा। तो मर्यादाएं अब टूट रही हैं।
लेकिन मर्यादाएं तो महाभारत के युद्ध में भी टूटी थी, जब भीष्म पितामह ने उसकी मर्यादाओं की प्रतिमा खींची थी और कहा था साहब इससे अलग कोई नहीं जाएगा, इससे अलग कोई नहीं जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा हो रहा है, इसमें कुछ ज्यादा हो रहा है। लेकिन गोविंद एक बात और कहना चाहूंगा, लेकिन जो इस तरह की भाषा से चुनकर जा रहे हैं, आपने देखा चुनकर जा रहे हैं क्या होता है, आपने देखा सदन के अंदर क्या होता है, सदन के अंदर अलग होता है, बिल्कुल अलग दृश्य होता है, अलग होता है, बिल्कुल अलग। लोकतंत्र का ये एक अलग स्वरूप बन रहा है, लोकतंत्र का ये अलग स्वरूप बन रहा है। क्या करे क्या न करे और क्या करना चाहिए, क्या करे। लेकिन अपने पार्टी के लोग करते हैं तो ठीक, दूसरे पार्टी करते हैं तो गलत। पार्टी समस्याएं बहुत बड़ी है। भारत के युद्ध में भी टूटी थी, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि महाभारत के युद्ध में एक राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ था। उससे भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय समाज है, उसको आगे बढ़ाने में महाभारत के युद्ध का कोई सीधा कोई योगदान नहीं था, बल्कि उसके बाद की जो राजनीतिक स्थिति थी वो काफी कलहपूर्ण थी। तो मर्यादाएं टूटने का खामियाजा हमेशा प्रजा को भुगतना पड़ता है, और हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में एक चुनाव आए उसमें मर्यादाएं ऐसे टूटें कि खामियाजा जनता को भुगतना पड़े। हुसैन अफसर साहब, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, और जो ये धमकियां सीधी सीधी हैं कि हम सीधा कर देंगे, 10 मार्च के बाद सीधा कर देंगे, या हमारा मौका आ जाएगा तो हम सारे निर्णय पलट देंगे, हम सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, इस तरह की जो चीजें हैं, और जो ये भाषा का बिल्कुल एक नई तरह का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्या आप समझते हैं इसको? देखिए, मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम में ये कहा था कि जब इंसान हार और झुंझलाहट और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है तो सारी दलीलें खत्म जब उसके पास हो जाती हैं तो वो गालम गलौज की जबान इस्तेमाल करने लगता है। जो लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ आधे पढ़े लिखे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक सामान्य शिष्टाचार होता है जो हर आदमी को आता है, वो उसका इस्तेमाल कभी करता है कभी नहीं करता है। मौजूदा इलेक्शन में भी यही हाल है कि जो दो पार्टियां लड़ रही हैं वो बड़े और वो भूतपूर्व, एक तो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं योगी और दूसरे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं अखिलेश यादव। अब इस तरह की जबान का असर समाज पर पड़ेगा, और जाहिर है कि समाज पर इस जबान का जब असर पड़ेगा तो इसी तरह के वाकये होंगे, एकदम से आदमी झुंझलाहट में वायलेंस कर देगा कहीं पर, और जो इसका स्तर है वो गिरता चला जा रहा है, और इसके ऊपर का पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ जबानी जमा खर्च है और कुछ है नहीं। दूसरे जब शिकायत करेंगे, जब वो संज्ञान लेते हैं, जबकि उनको खुद संज्ञान लेना चाहिए कि समाज में या इस वक्त मैदान और अखाड़े में क्या हो रहा है, इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। खास करके अब तो बहुत आसान है कि सोशल मीडिया फौरन चीजें आ जाती होंगी तो उनको फौरन जाना भी नहीं पड़ेगा, वो वहीं के वहीं जाना भी रूम से। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है इस तरह की जबान, और अगर वो जबान नहीं कंट्रोल किया गया और इलेक्शन कमीशन ने कोई कदम नहीं उठाए तो ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी, और आखिर में हमें जो डर है कि माबहन की गाड़ियां आने लगेंगी, चैनलों पर भी दिखाई देंगी और गाड़ियां आने लगेंगी, मैदान में भी दिखाई देंगी। कोशिश ये होना चाहिए कि बिल्कुल संयम से दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को जो भी है दोनों पार्टियों को, दोनों पार्टियों को जो भी है उसको अपनाना चाहिए। जो शिष्टाचार है अपनाना चाहिए, सामान्य शिष्टाचार उसको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन जुनूनकारी है जीतने हारने का, गलौज का, वो इसी सूरत से कम होना चाहिए। जीतने और हारने की लड़ाई ठीक है कि एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप अपनी जबान के नीचे कहा जाता है कि इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा है, कहा जाता है कि जब वो बोलता है, मुंह बोलता है, तब मालूम हो जाता है कि वो किस धर्म का है, किस नस्ल का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, या किस सोसाइटी में बैठता है वो। तो ये बहुत अफसोसनाक है और हमें ये बहुत अफसोसनाक है और गौर करना चाहिए, और बातों पर बार-बार ऐसे नेताओं और ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज का संज्ञान लेना चाहिए और डिमिनेशन उनका करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी उनका करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे अपोजिशन में हो। जी, आशुतोष जी, आप समाजवादी पार्टी ने इस मामले में खासतौर पर जो मुख्यमंत्री के बयान हैं उन पर भी एक तरह से जो गंभीरता पूर्वक उन पर समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के बयान पर जो कंप्रेशर वाला इस्तेमाल किया है कि मुख्यमंत्री वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कोई कंप्रेशर थोड़ी है कि जो वो ठंडा कर देंगे, इस तरह की जो पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से जो टिप्पणी आई है एक, और दूसरी तरफ आपने चुनाव आयोग को इस पूरे प्रकरण की मुख्यमंत्री की जो भाषा है उसकी शिकायत की है। आखिर क्यों आपको ये जरूरत पड़ी, और जो अखिलेश यादव की जो कंप्रेशर वाली टिप्पणी है उसको आप किस तरह से देखते हैं? गोविंद जी, उत्तर प्रदेश ने इस तरीके का माहौल और इस तरीके की भाषा, अमर्यादित भाषा किसी मुख्यमंत्री के मुंह से पहली बार सुनी है। और ये 24 करोड़ की जनता जिसमें प्यार मोहब्बत में वो जी बहुत इको हो रही है। लेकिन हमको आपकी आवाज साफ रही है, अगर आप बोल सकते हो तो उत्तर प्रदेश की वो जनता जिसमें प्यार मोहब्बत, जिसमें प्यार राम और रस्थान साथ में चलते हैं, जिसमें गंगा जमुना तहजीब होती है, वहां का अगर मुख्यमंत्री तमंचावादी शब्द यूज करे, अगर वहां पे गर्मी उतार देंगे शब्द यूज करे, गर्मी, तो देखिए आप कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन जनता भी इस तरीके की भाषाओं से चिढ़ने, हम सब लोग पारिवारिक लोग हैं, मेरी भी 2 बच्चियां हैं। वो एक दिन अखबार में उस वर्ड का पूछने लगी कि ये तमंचावादी क्या होता है पापा जी। मुझे अपने आप में बहुत शर्म आई कि मैं कैसे बताऊं कि ये शब्द हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूज किया है। कैसे आप परिवार में इस तरीके की बातें सुन सकते हैं, और हम कैसे चुन सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे लिए नुमाइंदगी करने जा रहा है। आपको याद होगा जब इस तरह की भाषाओं की शुरुआत हुई तो हम ये कह रहे थे कि ये मुद्दों से भटकाने की बात थी, और ये तब से शुरू हुई जब इन्होंने पहली बार एक टीवी चैनल पे अब्बा जान शब्द शुरुआत की। उसके बाद लगातार अब्बा जान, जालीदार टोपी, बजरंगबली, और क्या कहते हैं 80-20 का चुनाव होने जा रहा है, ये पोलराइज करने की पूरी कोशिश करते हैं। और अब इस पोलराइज करने के चक्कर में खींच इतनी ज्यादा हो गई है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को लोगों का लगातार रुझान मिल रहा है। अभी कल एक बड़े अखबार ने लिखा कि पिछले 10 दिनों में 9 ऐसे मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी विधानसभाओं में घुस नहीं पाए, तो वो फीडबैक तो मुख्यमंत्री के पास मिलता है। तो ये खिसियाहट हो गया आ गई है कि कहीं ना कहीं हम गर्मी उतार देंगे, कहीं ये कर देंगे। अखिलेश जी ने उनको एक बहुत शांत तरीके से बता दिया कि कोई कंप्रेसर नहीं है, कम प्रेशर भी बोला बाद में उसको संधि विच्छेद करके, कि हम उस मर्यादा पे उस मर्यादित भाषा के स्तर पे नहीं जा सकते, हम उस मर्यादा पे उस मर्यादित भाषा के, क्योंकि आप अपना नुमाइंदा चुनने जा रहे हैं, एक आइकॉन चुनने जा रहे हैं, जिसको चुनने जा रहे हैं कि ये विजनरी लीडर है। हम इसके पीछे, मेरा पिता भी खड़ा हुआ है, मैं चिकित्सक हूँ, एक प्रोफेसर खड़ा हुआ है, एक डॉक्टर खड़ा हुआ है, ये 24 करोड़ की जनता खड़ी हुई है, खड़ा हुआ है, जनता खड़ी। जी गोविंद जी, मेरी आवाज आ रही गोविंद जी? आपकी आवाज तो आ रही है सर मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हुई। तो कुल मिला के बात ये लग रही है कि जब लोगों को ये पूछना था कि 5 साल में कि आपने स्वास्थ्य पे क्या किया, आपने शिक्षा में क्या किया, आपने महंगाई के लिए क्या कर दिया, आपने कानून और व्यवस्था के लिए क्या कर दिया, तब आप तमंचावादी बात बोल रहे हैं, तब आप जालीदार टोपी बोल रहे हैं, तब आप परिवारवादी बातें बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उससे हटवा के इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करें जिससे विपक्ष भी बौखलाहट में आए और मुद्दे कहीं और खिसक के चले जाए, लोग बेरोजगारी और महंगाई की बात ना करें। जी, लेकिन जो जिस तरह से आपने बात को रखा है, लेकिन अगर हम मुद्दों को भटकाने की बात करें तो अखिलेश यादव की तरफ से भी जिन्ना का जिक्र हुआ था, बहुत पहले हो गया था, चुनाव की जब प्रक्रिया बहुत शुरुआत दौर में थी। लेकिन जो विवेक जी, जो आशुतोष जी ने जो बात रखी है, जिस तरह से उन्होंने उनका जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो पहले चरण में जिस तरह से जो मतदाता का रुझान है वो आपके खिलाफ आ रहा है, और इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? विवेक जी अनम्यूट लीजिए अपने को।
देखिए गोविंद जी, अभी आशुतोष जी इस विषय को उठा रहे थे। जब अब्बा जान शब्द का प्रयोग हुआ था, उसकी प्रतिक्रिया में चिरंजीवी बता दिया था। वर्तमान मुख्यमंत्री को, जो एक मठ के महंत है, संत हैं, उनको आप चिरंजीवी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कहाँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री की गरिमा का पालन किया? वो स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपको अब्बा जान शब्द से दिक्कत थी, आप कह देते साहब अब्बा जान ना कहिए, कुछ और कर लीजिए। और अब्बा जान शब्द कोई ऐसा शब्द नहीं था जिसको कुछ अपमानजनक तरीके से प्रयोग किया जा सके। ठीक है, उसके अर्थ लोग अलग अलग लगा लेते हैं, लेकिन वो कोई अपमानजनक शब्द नहीं था। लेकिन चिरंजीवी शब्द का प्रयोग जब मुख्यमंत्री के लिए, संत के लिए किया गया, तो वो दुखदायी था। इसके बाद जो उनके पार्टी विशेष के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हमको नहीं दिया तो हम देख लेंगे। अच्छा, हमारी सरकार में ऐसे तमाम दृश्य गोविंद जी आपने देखे होंगे कि जब अपराधी गले में तख्ती लगा करके थानों में जा जाकर सरेंडर किए। ये दृश्य, इसके पहले आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत सरकारें देखी है, बहुत मुख्यमंत्री आपने देखे हैं, लेकिन ऐसे दृश्य आपको बहुत कम दिखे होंगे उत्तर प्रदेश में कि अपराधियों ने खुद थाने में जाकर के सरेंडर किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, इसको आपको मानना पड़ेगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान है कि जो ये गर्मी है, मैं मई जून में भी शिमला वाली ठंडक ला दूंगा और ये गर्मी शांत हो जाएगी 10 मार्च के बाद, उन अपराधियों को इसको चेतावनी के रूप में लेना चाहिए कि चुनाव चल रहा है, अपनी मर्यादा में रहें, ऐसे किसी बयानबाजी से बाज आए, आगे सरकार बनेगी तो उनको फिर थाने में सरकार करना पड़ेगा और उनकी ये गर्मी निकल जाएगी। उनको फिर थाने में कंप्रेसर का प्रतीक देना, उस पे गर्म खून का प्रतीक मौके के हिसाब से बेबुनियादी, इनका कोई महत्व नहीं है। जरूरत थी कि आप अपने प्रत्याशियों को ऐसे किसी बयानबाजी से बाज आने की हिदायत देते, और अगर ऐसी बयानबाजी होगी तो क्रिया की प्रक्रिया भी होती है, उसकी प्रक्रिया स्वरूप इधर से भी इस तरह के बयान जाएगी, क्योंकि हमें भी अपने जो समाज के लोग हैं, अपने जो हमारे समर्थक वर्ग है, उनका हमको जोश भी बनाए रखना है और उनको ये मैसेज भी देना है कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ, ऐसे अपराधियों के भरोसे आपको नहीं छोड़ने वाले, ऐसे अपराधियों हम आपके साथ खड़े। ये हमारी भी जिम्मेदारी, हमारे नेता की भी जिम्मेदारी है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, ऐसे बयानबाजी का डटकर मुकाबला करो, डटकर जवाब दो। नहीं, मुकाबला करना, जवाब देना वो आपका अधिकार है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते प्रतिक्रिया अगर मुख्यमंत्री की इस तरह की होती, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतिक्रिया देते, शायद उस पर इतनी आपत्ति किसी को नहीं होती, लेकिन जो मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति की इस तरह की जो प्रतिक्रिया है, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं निराशा पैदा करती है। और मुख्यमंत्री को इन लोगों ने चिरंजीवी बताया है, गोविंद जी, मुख्यमंत्री को चिरंजीवी बताया, उसके खिलाफ आपत्ति करने के लिए आपका फोरम थे, आप चुनाव आयोग में जा सकते थे, आपके दूसरे कार्यकर्ता दूसरे मंचों में सार्वजनिक तौर पर उस बयान की भर्त्सना करते हुए, बात करिए, आप गन्ना की बात करिए, आप जिन्ना की बात कर रहे हैं, आप स्कूल की बात करिए, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप अस्पताल की बात करिए, आप एक्सप्रेसवे की बात करिए, आप गन्ना भुगतान की बात करिए। जिन्ना पाकिस्तान चुनाव में लेके कौन आया? अगर वो आए तो आपसे कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपेक्षा नहीं की जाती कि वो भी उसी स्तर पर आए। आपके पार्टी के दूसरे नेता जो पार्टी से, संगठन से जुड़े, उनकी प्रतिक्रिया की बात अलग थी। सरल जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल देने की बात की है और उत्तर प्रदेश में एक जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है और फर्स्ट और सेकंड फेज में तो हम मान सकते हैं कि बहुत हाई अलर्ट पर इस समय पूरा वो इलाका होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली से लौटते हुए किसी नेता पर गोलियों से हमला होता है और इसको किस रूप में देखा जाए? मुख्यमंत्री तो 10 मार्च के बाद गर्मी निकालने की बात करते हैं, लेकिन लोग तो खून खराबा करने के लिए अभी उतारू हैं। कल की जो घटना हुई है ओवैसी के साथ, जिस तरह से जो गोलीकांड हुआ है, ये आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को 10 मार्च तक का इंतजार करना चाहिए? उत्तर प्रदेश की सरकार और जो पुलिस व्यवस्था है उसको इतना
सचेत होना चाहिए कि इस वक्त ऐसा कुछ ना हो? देखिए शरद गोविंद जी, जी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। विवेक जी, ये सवाल शरद जी से है मेरा। अच्छा, शरद जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ भाई गोविंद, मुझे मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जो पॉइंट है, ये अगर वाकई में इसमें ये जिस तरीके का अटैक हुआ था, अगर ये वाकई में अटैक था, अगर मुझे तो इस पे शंका है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ पास में भी स्टेज मैनेज किए जाते हैं अटैक्स। मैं नहीं कह रहा हूँ इसमें हुआ है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन इससे एक शक पैदा होता है कि क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी, और जिस आसानी से वो दोनों जने पकड़े गए, और जिस तरीके से उन्होंने गोली चलाई, गोली की ट्रेजेक्टरी जो थी वो नीचे की तरफ थी, तो जाहिर है कि मारने का इंटेंशन नहीं था, इसके पीछे उद्देश्य कुछ और था। आपको स्वयं मालूम है कि इस तरीके की हरकत मेरे साथ स्वयं हुई थी एक टाइम में। उनका भी मारने का इंटेंशन नहीं था, मुझे डराने का इंटेंशन था। जब मैंने एक PIL करी थी और भ्रष्टाचार के जारियों के खिलाफ, तो गोली चलाई गई थी कार पे, और क्लियर कट था। और उसमें भी जो है उठा के पुलिस ने खाना पूरी करी थी। तो ये जो हो रहा है, ये मुझे लगता है कि ये स्टेज मैनेज्ड है। ओवैसी का कैंपेन बिल्कुल फुस रहा है। ओवैसी को वो उम्मीदें जो उनकी थी उसमें पानी फिर गया है। जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि वो मुसलमानों को विभाजित कर लेंगे, और मुसलमानों के विभाजन से किसका फायदा हुआ ये सबको पता है। तो इसलिए ऐसी जो स्थिति हुई है, और उसके बाद सरकार ने उसमें बड़ी माइल्ड तरीके से उसकी हैंडलिंग करी है। वो उन्हीं के लोगों ने पकड़ लिया था उनको। कोई भी इतना बड़ा बदमाश होता जो इस इंटेंशन से आता मारने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से पकड़ लिया गया होता, या गोली ऐसे चलाता कि खाली हंगामा हो जाए लेकिन बाकी टाइट है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है। इसके पीछे मुझे सीरियसनेस कम दिखती है, कुछ कॉन्स्पिरेसी ज्यादा दिखती है। इस तरह का जो इस तरह की जो घटना है वो चुनाव के दौरान हो जाए, ये अपने आप में राज्य सरकार और राज्य का जो प्रशासनिक सिस्टम है उसके लिए क्या ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक नहीं है? ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं इस मुझे लगता है कि बहुत ही घटनाक्रम को? शर्मनाक है, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में कि सरकार क्लेम कर रही है कि हमने प्रदेश में रामराज ला दिया है, हमने क्या कानून व्यवस्था कर दी है, कि पहले तो अराजकता थी, हमने तो पूरा खत्म कर दिया क्या। और उसमें ये इस तरीके का कांड हो जाए, तो इससे ज्यादा सरकार के क्लेम्स को झूठा साबित करने का उदाहरण और नहीं हो सकता। अब ब्रजेश जी, इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस तरह घटनाएं तो वास्तव में बड़ी दुखद हैं, और यदि इस तरह का हुआ है तो ये बहुत ही वो है। और ये बात मैंने देखा है कि गाड़ी में जो गोलियों के निशान हैं वो काफी नीचे हैं, और जहां पैर रखते हैं जिस जगह पर, वहां पर है। अब इसके पीछे क्या मंशा है ये जांच से साबित होगी, लेकिन चुनाव में इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और काफी कुछ इस तरह की घटनाएं चुनाव प्रभावित करने के लिए भी की जाती है, इतना ही कहा जा सकता है इसमें। क्योंकि जांच चल रही, इसलिए मैं कुछ क्या बोलूं इसमें। जांच हसन साहब, ये जो यहाँ पर पहले आई थी अफसोस जी ने और विवेक जी ने जो बात कही थी कि ये जो पूरी जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल है, अफसोस जी का कहना था कि ये क्योंकि बीजेपी हताशा में है इसलिए इस तरह की बात कर रही है, और विवेक जी का कहना था कि बीजेपी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया दे रही। अब हम इसको इसका किस तरह से विश्लेषण करेंगे दोनों पक्षों का? आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने को, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हेलो जी जी।
आप जी जी जी। अब फिर से दोहरा दीजिए, क्योंकि वो आवाज आपकी इको बहुत कर रही है। जो एक बात यहाँ पर आशुतोष जी ने कही थी कि जो बीजेपी है हताश है, जिस तरह से कैंपेन में समाजवादी पार्टी और जो आरएलडी है उसका पलड़ा भारी दिख रहा है, इसलिए वो हताशा में इस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रही है। और बीजेपी की तरफ से विवेक जी का कहना था कि समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की थी और प्रतिक्रिया में अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए बीजेपी या मुख्यमंत्री इस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। आप कैसे इसको देखते हैं? विवेक साहब का ये कहना कि वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और मेंटेन रखने के लिए मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को अगर ये बात है तो ये बात बहुत खराब है, शर्मनाक है। और उनको सिर्फ इस वजह से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए किए जाए, चाहे जिसमें जबान जो है और भाषा जो है वो गलत तरीके से इख्तियार कर ली जाए, तो ये तो कोई इसका कोई रीजनेबल ये जवाब नहीं है। अब रहा उनको भी, हजरत साहब हैं, अखिलेश साहब हैं, या उनके और जो लीडर्स हैं, उनको भी संयम रखना चाहिए। एक गाली का जवाब दूसरी गाली नहीं है, एक खराब बात का जवाब दूसरी खराब बात नहीं है। आदमी अपनी पर्सनैलिटी अपनी जबान की वजह से पहचाना जाता है। अब अगर उन्हीं ने बिल्कुल एक सुनाई इनको, तो दूसरी जवाब, तो ये सिलसिला कभी ना खत्म होने वाला है। तो मेरा ये जाती ख्याल ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जिसके रुतबे हैं सिवा, उसकी सिवा मंजिल है। मतलब जो ज्यादा बड़ा है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो मेंटेन करके वो संयम का जिम्मेदारी है। प्रदर्शन करे और वो एक बड़प्पन का मुजाहरा प्रदर्शन करे, ताकि वरना ये जवाबुल जवाब तो चलता रहेगा। ये अंताक्षरी होगी, एक इधर से आई गाली, दूसरा उन्हीं ने कहा ताबा खत्म हो रही है तो ता से उन्हीं ने किया, उन्हीं ने कहा बाबा खत्म हो रहा है, गाली खत्म हो रही है तो उन्हीं ने बाकी बोल दी। तो ये इस तरह से ये बहुत जिम्मेदार लोगों के लिए मुनासिब नहीं है। जी, और बिल्कुल अभी तो चुनाव का पहला चरण है, आखिरी चरण तक अगर ये सिलसिला चला तो न जाने कहाँ बात जाकर पहुंचेगी। आशुतोष जी, मैं आपसे अपने उस पहले सवाल को दोबारा दोहराना चाहता हूँ। जो समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री की भाषा को लेकर चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा है, वो पत्र लिखने की आपको जरूरत क्यों पड़ी और अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आपको मिली है? नहीं गोविंद जी, अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया तो नहीं मिली है, लेकिन हमारा ये करने का उद्देश्य आज से नहीं रहा है। जैसे ही चुनाव आचार संहिता हुई, उस समय हमें जिस अफसर पे लगा कि ये परेशान कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग लगा कि जैसे कि आप मान लीजिए कि इस समय लखनऊ की सरोजिनी नगर से एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है जो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर पोस्ट पे रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन उनकी पत्नी इस समय लखनऊ आईजी जोन है। तो हमारी आपत्ति है इस पर। जिस तरीके से अलग अलग जिलों में कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है, उसका हम लोगों ने संज्ञान चुनाव आयोग को एक प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते किया है। हमारा कहना यह है कि अगर आप इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में, तो जो जनता है, जो आपका रिपोर्ट कार्ड देखना चाहती है, जो एनालिसिस करना चाहती है, या आपने स्वास्थ्य में क्या किया, आपने शिक्षा में क्या किया, आपने महंगाई रोकने के लिए क्या किया, आप कानून व्यवस्था के रोकने के लिए क्या किया, उससे भटक के ये अब्बा जान जालीदार टोपी तमंचे और ये किसी के लिए ठीक नहीं है। ये किसी भी प्रोग्रेसिव लीडर के लिए ठीक नहीं, किसी भी प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने कहा कि इस तरीके की भाषाओं को रोकिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री की पद की गरिमा रहनी चाहिए। वो बात दूसरी है कि योगी आदित्यनाथ ने कभी इस प्रदेश को अपना नहीं समझा और एक मठ की तरीके से इस प्रदेश को चलाया है। जी विवेक जी, जो बात यहाँ पर आई है कि मुख्यमंत्री की जो भाषा है, उस भाषा को लेकर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया है और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। आपके पास क्या जवाब है इसका? इस बात पर का उल्लेख मत कीजिएगा कि आप प्रतिक्रिया में ऐसा कर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास क्या जवाब? देखिए, चुनाव आयोग से इन्होंने जो शिकायत की है उसका संज्ञान चुनाव आयोग लेगा। उस पर जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होंगे उसका पालन हम भी करेंगे, इन्हें भी करना चाहिए। रही बात भाषा की, तो आप ये देखिए कि शुरुआत किसने की, चिरंजीवी मुख्यमंत्री को किसने बनाया, और जिस तरह के इनके प्रत्याशी बात कर रहे हैं, आप दंगों के अपराधियों को प्रत्याशी बना रहे हैं और वो धमकियां देते घूम रहे हैं कि हमें वोट नहीं दिया तो हम देख लेंगे। इस तरह की बातें भी नहीं होनी चाहिए।
और ऐसे में एक दल के नेता की भी जिम्मेदारियां होती है। मुख्यमंत्री हमारे परिवार के, हमारे मुखिया हैं, हम सब उनको अपना नेता मानते हैं। अगर हमें कहीं कोई दिक्कत होगा तो हम अपनी शिकायत लेके उन्हीं के पास जाएंगे। तो अगर उनके पास शिकायत आ रही तो वो ये तो नहीं कह सकते कि ठीक है जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके प्रतिक्रिया में उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है। और वो प्रतिक्रिया इतनी ठोस होनी चाहिए जिससे ऐसे लोगों के मंसूबे भी ध्वस्त हो जाए और उनके कलेजे भी कांप जाए। अब वो कंपनी इनको चुनाव आयोग तक ले जा रही तो दौड़े चुनाव आयोग तक, जहां इनको जाना है जाए, लेकिन अगर इस तरह की बात होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। आप सर अनम्यूट हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही गोविंद जी। गोविंद जी आप म्यूट हैं। चुनाव आयोग में आना समाजवादी पार्टी का संवैधानिक अधिकार है और उस पर आपको आपत्ति करने का मुझे लगता है नैतिक अधिकार भी नहीं और राजनीतिक अधिकार भी नहीं। आप चुनाव आयोग के पास अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये सिलसिला चल रहा है, हुसैन अफसर साहब ने जो बात कही कि ये अंताक्षरी न बन जाए, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला यहाँ रुके। पहला चरण, दूसरा चरण जब जिस स्टेज में है, कम से कम इसके आगे हमको उत्तर प्रदेश की बात सुनने को मिले, उत्तर प्रदेश के विकास की बात सुनने को मिले, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो क्या क्या उनमें है वो हमें सुनने को मिले, और मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियों के बारे में लोगों के बीच में बात करें। अगर इस तरह की बात हो, हम इसी उम्मीद के साथ आज इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि वो हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझावों से, अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की जो कोशिश हम कर रहे हैं वो कामयाब हो। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।